नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। पाकिस्तान में गजब हुआ। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष बहुमत लेकर संसद आया, मन में फूटते लड्डुओं को लिए बैठा रहा और इमरान खान ने जैसे आंखों से सूरमा चुरा लिया, खुली आंख सत्ता का अपहरण कर लिया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। 342 सांसदों की नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 172 सांसदों का समर्थन जरूरी था। सदन में जब इमरान के 20 सांसद पहुंचे थे तब तक विपक्षी खेमे में 176 सांसद जम चुके थे, यानी कि बहुमत उधर था और दावा था कि 190 के आसपास सांसद उसके पाले में हैं। खुद इमरान के 2 दर्जन से ज्यादा सांसद पाला बदल चुके थे। MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैसे सहयोगी दल भी इमरान का साथ छोड़ चुके थे। इमरान की हार तय मानी जा रही थी। उस वक्त इमरान अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, करीबी साथियों से राय मशवरा कर रहे थे और उनके दफ्तर की सुरक्षा ज्यादा सख्त कर दी गई थी। संसद में मीडिया की गैलरी को बंद कर दिया गया था कि मीडिया का आना मना हो गया था। इमरान उधर दफ्तर से निकलकर राष्ट्रपति के पास गए और इधर उनके सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने ये कहा कि मौजूदा सरकार विदेशी ताकतों के इशारे पर गिराई जा रही है, जो मुल्क के खिलाफ एक गहरी साजिश है। इसलिए संविधान के आर्टिकल 5 के तहत विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक नहीं माना जा सकता। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर, इसके साथ ही जनाब स्पीकर, इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। ये फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या इनके आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बैगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा, मेरे इश्क तेरी आश्क आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। इसके बाद बारी थी चेयर पर बैठे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की। उन्होंने संविधान का ही हवाला देकर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। इमरान खान जो राष्ट्रपति आरिफ अलवी के पास गए थे, उनको उन्होंने संसद भंग करने की सिफारिश की और कहा कि देश में जल्द नए चुनाव करवाए जाएं। एक ऐसा प्रधानमंत्री के खिलाफ सांसदों का बहुमत नहीं है, बहुमत विपक्ष में चला गया है।
वह संसद भंग करने की सिफारिश करता है और थोड़ी ही देर में आरिफ अलवी उस पर मुहर लगा देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी इमरान खान के करीबी सहयोगी रहे हैं और इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के फाउंडर मेंबर भी रहे। इमरान देश के सामने फिर आए और कहा कि अब देश की जनता ही तय करे कि कौन सही और कौन गलत। एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हों, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें कि कोई पनागाह पे लगा दे, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। इमरान अपने बूते में जो था वह कर गुजरे। पीएम वे, डिप्टी स्पीकर उनके, राष्ट्रपति उनके। ऐसे में बस एक कारण चाहिए था कि कैसे सरकार बचाकर निकल भागा जाए। इसी मकसद से संविधान का आर्टिकल 5 निकाला गया। आप यह भी कह सकते हैं कि मैच में एक बॉल बची हो और 8 रन बनाने हों, ऐसे में बैटिंग करने वाली टीम बॉल खेलने के बजाय कप लेकर भाग जाए। हुआ ऐसा ही, मगर ऐसा जैसे ही हुआ, विपक्ष जो आज ही मैच जीतने और जश्न मनाने का मूड बनाकर आया था, आपे से बाहर हो गया। आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान का आईन तोड़वाया गया है। पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। अदम एतमाद का वोटिंग आज ही होना है आईन के मुताबिक। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए। और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किस आर्टिकल 6 किसके ऊपर लगेगा? स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर। पाकिस्तान में विपक्ष का जो मोर्चा है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम बेनजीर भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम जैसे दल शामिल हैं। ये सभी नेता इमरान खान ने जो कुछ किया उसके बाद हक की जंग लड़ने का ऐलान करने लगे। संसद के अंदर अपनी बैठक की और संविधान लोकतंत्र को बचाने के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक स्पेशल बेंच बना दी। विदेशी साजिश के नाम पर इमरान खान ने जिस तरह से अपनी सरकार फिलहाल बचाई है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस संकट ने एक अलग तरह के खतरे की आशंका भी पैदा कर दी है, और वो ये कि क्या पाकिस्तान की सेना और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूदा हालात को आधार बनाकर तख्ता पलट नहीं कर देंगे। यहां से अब यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान आज की तारीख में जहां खड़ा है और इमरान खान ने जो स्थितियां पैदा कर दी हैं, उनकी बुनियाद क्या रही है और हो क्या कर सकता है। इमरान पाकिस्तान को जहां लेकर के आ गए हैं और खुद खड़े हुए हैं, यह सब इसलिए तो नहीं हुआ कि वे खुद को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह समझने लगे थे। मैं ये तनिक भी गलत सवाल नहीं कर रहा हूं, बल्कि हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं और इमरान खान के बयान को आप बारीकी से सुने समझें तो यह सवाल वाजिब लगने लगेगा। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी,
आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आज हम दरअसल इमरान खान की सरकार को घेर कर खत्म करने का जो विपक्ष का प्लान था और जिसको इमरान ने चकमा दे दिया, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान में सरकार चाहिए तो 3 A की मेहरबानी जरूरी है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब यह समझे कि इनमें से कौन इमरान के साथ है और कौन नहीं है। इमरान ने हाल ही में देश को जो संबोधन दिया और बाद में मीडिया से जो इंटरव्यू में कहा, उसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका लगा हुआ है, क्योंकि वे रूस और चीन से अपने रिश्ते बेहतर कर रहे थे। एक स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी चाहते थे और अमेरिका को ये नामंजूर था। बकौल इमरान, अमेरिका ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर जो बड़ी साजिश रची, उसके दस्तावेजी सबूत उनके पास हैं। इमरान का डर सही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत में न कोई लिहाज है, न मुरव्वत और न ही जनता का डर। सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है, हत्या, फांसी, तख्ता पलट, कुछ भी। इमरान खान ने विदेशी ताकत की साजिश के नाम पर आज सदन में वोटिंग नहीं होने दी और अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। राष्ट्रपति से संसद तक भंग करवा दी। बावजूद इसके खतरा उनके ऊपर से टला नहीं। ऐसा लग रहा है कि इमरान नरेंद्र मोदी बनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनमें वैसा होने का कोई लक्षण था नहीं। और दूसरा ये कि वे पाकिस्तान को हिंदुस्तान बनाना चाहते थे, जिसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश दिखती ही नहीं। सच यही है कि इमरान खान को मोदी होने की हसरत ने मारा। सरकार के नीचे सेना हो, स्वतंत्र विदेश नीति हो, एक मजबूत सिस्टम हो, यही सब चाहते थे इमरान खान। और यह भला पाकिस्तान में मुमकिन कहा। इमरान खान के दिलो दिमाग पर हिंदुस्तान छाया रहता है। आदमी की साइकोलॉजी समझने का इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता है, न सबूत। लेकिन इमरान खान ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का देश बहुत बड़ा है, उसकी ताकत मोदी ने दुनिया में बहुत बढ़ाई है, उसको ऊंचे मकाम पर पहुंचाया है। अब यहां से मैं इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब होना चाहता हूं। जिस यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन पुतिन से मिलने इमरान अपने खिलाफ अमेरिकी साजिश की फौरी वजह मानते हैं, उसी यूक्रेन संकट में मोदी ने रूस और अमेरिका दोनों के साथ संबंध साधे रखे हैं। वे बहुत बारीकी से तय करते हैं कि किन देशों और किस नेता से कितनी दूरी रखनी है और कितनी बात करनी है। अभी एक रोज पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, और वह भी तब जब यह मीटिंग पहले से तय नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लावरोव से कहा कि वे चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो। बदले में रूसी विदेश मंत्री ने मोदी को पूरी ब्रीफिंग दी कि यूक्रेन के साथ जो बातचीत चल रही है वो कहां तक पहुंची है। रूस यह चाहता है कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए आगे आए। Talks are characterized by the relations which we developed with India for many decades. The relations are strategic partnership, even especially privileged strategic partnership, as our Indian friends called it some time ago. And this was the basis on which we have been promoting our cooperation in all areas, economy, military, technical, humanitarian, investment, and many other fields. अब आप ये देखिए कि जब रूसी विदेश मंत्री दिल्ली में थे, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस भी भारत दौरे पर थे। वे भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पिछले हफ्ते 25 मार्च को चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी भारत आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर से दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर उन्होंने 3 घंटे मीटिंग की। एनएसएजी डोभाल से भी मिले और चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह संभव नहीं है। पीएम के पास टाइम ही नहीं है, उन्हें योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में लखनऊ जाना है। यह कहने की बात है,
नरेंद्र मोदी चाहते तो समय निकल सकता था, लेकिन मोदी को मिलना ही नहीं था। कारण यह भी हो सकता है कि चीन रूस के साथ खुलकर खड़ा है और भारत रूस के साथ एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभा रहा है। चीन के विदेश मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक का संदेश यह भी जा सकता था कि भारत कहने को तो संतुलन की राह पर चल रहा है, लेकिन अंदर खाने रूस के खेमे से मिला हुआ है। यह बात अमेरिका को ज्यादा चुभती। वैसे भारत को अपने पाले में खड़ा करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा है और इसकी ताजा कड़ी में उसने अपने डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह को दिल्ली भेजा। उनकी बैठक विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, कॉमर्स मिनिस्ट्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कई दूसरे अधिकारियों से हुई। दिलीप सिंह ने एक तरह से चिताने की कोशिश की कि कल से भारत का चीन से युद्ध हो जाए तो रूस भारत का साथ नहीं देगा, वह चीन का हो चुका है। China and Russia have declared a no-limits partnership. China has said Russia is its most important strategic partner. The more that Russia becomes China's junior partner, the more leverage China gains over Russia, the less and less favorable that is for India's strategic posture. And does anyone think if China breached the line of control that Russia would now come to India's defense? I don't. रूस काम नहीं आएगा। अमेरिका के इस दलीप सिंह से पूछना चाहिए कि आपका देश यूक्रेन के काम क्यों नहीं आया, अफगानिस्तान के काम क्यों नहीं आया। जब रूस ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में 3-3 बार वीटो किया तो आप कहां थे? आप तो खिलाफ थे। यह रूस ही है जिसने तब भी भारत के पक्ष में वीटो किया जब भारत ने गोवा को अपने में 1962 में मिलाया। यह वही रूस है जिसने हिंद महासागर में अपना युद्धपोत लाकर उस वक्त खड़ा कर दिया जब भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया। उस समय पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत भारत की तरफ बढ़ रहे थे। रूस ने अपने युद्धपोत सामने खड़ा कर दिया। यह रूसी है जिसने कश्मीर में 370 हटाने के बाद सबसे पहले यह कहा था कि वो भारत के साथ है और यह मामला भारत का अंदरूनी है। और अमेरिका के डिप्टी एनएसए कह रहे हैं कि मौके पर रूस काम नहीं आएगा। वैसे यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी की कूटनीति कितनी सधी हुई है कि एक तरह से रूस का समर्थन करने के बावजूद अमेरिका से रिश्ते बिगड़े नहीं हैं, अमेरिका भारत से उखड़ा नहीं है। आज आप देखिए कि लाइन लगी है, कभी चीन तो कभी ब्रिटेन तो कभी रूस के विदेश मंत्री दिल्ली आ रहे हैं, अमेरिका के डिप्टी एनएसए आ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेताली बेनेट को कोरोना नहीं हुआ होता तो 2 अप्रैल को वे भी भारत में होते। सबके केंद्र में रूस यूक्रेन युद्ध है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि भारत उसके पाले में खड़ा हो ताकि उसका पलड़ा भारी हो जाए, जिस किसी के हिस्से में भारत जाएगा। आज हिंदुस्तान के संसार में यह शक्ति है, यह महत्व है, यह हैसियत है और यह हस्ती है। उधर पाकिस्तान है जिसके बारे में क्या कहा जाए, सब आप देख ही रहे हैं। यह वक्त बहुत नाजुक है। दुनिया का इतिहास जब इस समय को देखेगा तो ना सिर्फ यूक्रेन युद्ध दिखेगा बल्कि दाने दाने को मोहताज श्रीलंका भी नजर आएगा और पाकिस्तान का सियासी तूफान भी दिखेगा। ऐसे में बड़ी उम्मीदों के बोझ तले इमरान खान के दफन होते जाने जैसी स्थिति की कहानी भी लिखी जाएगी जो अभी चल रही है। अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता और आसमान भर उम्मीदों को मोदी बुलंदी देते हुए इतिहास रचते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी की तेवरदार, असरदार और समझदार नीतियों ने दुनिया में भारत की इमेज को चमकदार बनाया है। मैं जो आपसे कह रहा हूं उससे आपकी सहमति बने और आपको ये लगे कि सही तथ्यों और तर्कों पर यह निष्कर्ष आधारित है, इसके लिए मैं बारी बारी से अलग अलग मुल्कों, उनके मसलों और भारत सरकार के फैसलों से होकर आपको ले चलना चाहता हूं। पहले यूक्रेन युद्ध। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। आज यूक्रेन के शहर दर शहर खंडहर हो चुके हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग पड़ोस के देशों में भागकर पनाह लिए हुए हैं। हमले इस वक्त भी चल रहे हैं, मगर कारण ये कि अमेरिका की अगुवाई वाला 30 देशों का जो संगठन है जिसको नेटो कहते हैं, उसमें यूक्रेन शामिल हो रहा था। ऐसा होने पर अमेरिकी फौज रूस की सरहद तक जा सकती थी क्योंकि सदस्य देशों में नेटो की सेना की तैनाती रहती है। रूस के हमले से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दहाड़ रहे थे।
कि यूक्रेन की तरफ आंखें उठाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और पुतिन की फौज जब यूक्रेन में घुस गई तो कहने लगे कि लड़ेगा तो यूक्रेन ही, हम मदद करेंगे। यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर नहीं बना है, इसलिए उसकी खातिर अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। यह नैतिकता है अमेरिका की और उसके नेटो देशों की। और हिंदुस्तान से कहते हैं कि आपको यह तय करना चाहिए कि आप कहां हैं। सवाल तो बाइडेन से होना चाहिए कि आपने एक भद्र और भले देश को उकसा कर मौत के मुंह में क्यों ढकेल दिया। आज वो बेमौत मारा जा रहा है। यूक्रेन की त्रासदी का गुनहगार अमेरिका भी है। मैं पाकिस्तान से होकर कुछ और देशों की तरफ इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सबकी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे है, तो उसके कारण हैं क्या? जनरल बाजवा की जो मंशा है वो पाकिस्तान की हुकूमत को अपने शिकंजे में रखने की है, क्या ऐसा है क्या? इमरान खान नरेंद्र मोदी की तरह बनना चाहते थे, पाकिस्तान को वैसा ही स्वतंत्र और आज़ाद ख्याल देश बनाना चाहते थे कि किसी भी गुट में पाकिस्तान नहीं रहे। क्या इस कारण इमरान खान फंस गए? तो ये जितनी भी स्थितियां हैं, इनको जब तक आप देखेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक आप सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और पूरी तस्वीर आपके सामने साफ नहीं हो पाएगी। दरअसल अमेरिका चाहता है कि रूस पर आर्थिक पाबंदियां इतना लाद दो कि वो चरमरा जाए और लड़ने लायक रहे ही नहीं। ऐसे वक्त में भारत ने रूस के साथ अपने कारोबारी रिश्ते और दोस्ताना संबंधों को बरकरार रखा है। प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रोकने और बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की मंशा से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों से बातचीत कर चुके हैं, मगर स्टैंड यही रखा है कि भारत रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका और साथी देशों की पाबंदियों की मारक क्षमता उतनी नहीं हो सकेगी, क्योंकि भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल, सैन्य हथियार, तकनीक और बाकी चीजें खरीदता है। यह आयात जारी रहता है तो रूस के लिए ये बड़ी राहत है। अमेरिका की परेशानी यही है, मगर भारत पाकिस्तान नहीं है कि इमरान सरकार कंट्रोल से बाहर जाती दिखे तो उसको पाकिस्तान के अंदर ही घेर कर खत्म कर दो, एक बड़ी साजिश रच दो, जैसा इमरान खुद कह रहे हैं। भारत दुनिया की एक ताकत है जिसके फैसले अपने हैं और उसका आधार देश हित होता है। विदेश नीति को लेकर भारत की तमाम सरकारों ने पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक बहुत सतर्क, सधे और संतुलित रहे। उसका फायदा हिंदुस्तान को मिलता रहा, मगर मोदी ने इसको नई ऊंचाई दी। उन्होंने और उनकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर काफी मशक्कत की है और देश हित के सवालों पर बहुत बारीक नजर रखी है। यह साबित करने के लिए श्रीलंका और नेपाल का जिक्र जरूरी है और इमरान खान के लिए एक मैसेज भी कि जिम्मेदार, ईमानदार सरकारें देश हित में कैसे काम करती हैं, उसकी हिफाजत कैसे करती हैं। यह श्रीलंका की तस्वीर है। लोग आपे से बाहर हैं, मरने मारने को तैयार हैं, क्योंकि दाने दाने को मोहताज हैं। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि श्रीलंका में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। वहां की जो करेंसी होती है उसकी कीमत महीने भर में आधी हो गई है। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है खाली हो चुका है। अब जो भी सामान आप बाहर से मंगाएंगे, चाहे वो तेल हो, अनाज हो, जरूरी सामान हो, कच्चा माल हो, इसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए और वो है नहीं। यानी कि श्रीलंका खुद कुछ खरीद नहीं सकता, घर में जो है उसी से काम चलाना है। जाहिर है दाम बढ़ते चले जाएंगे। श्रीलंका में आज की तारीख में आटा 500 रुपये किलो है, चीनी भी 500 रुपये किलो, बच्चों का जो दूध पाउडर होता है 2000 रुपये, गैस सिलेंडर 4000 रुपये, टमाटर, गाजर, भिंडी, जितनी भी सब्जियां हैं सबका भाव 200 का पार कर चुका है। पावर स्टेशन चलाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए बिजली 15-15 घंटे नहीं आती।
पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, उसकी अलग मारामारी है। सच कहिए तो समूचा श्रीलंका तिल तिल कर तड़प रहा है। श्रीलंका की ऐसी हालत क्यों है, अब ये समझिए। पाकिस्तान उधर ही जा रहा है, बस थोड़े से वक्त की बात है। श्रीलंका में एक परिवार है, राजपक्षे परिवार। उसके मुखिया हैं महेंद्र राजपक्षे। ये सामने जो तस्वीर अब आपके है, 10 साल श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे हैं महेंद्र राजपक्षे और पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री हैं। इनके छोटे भाई गोटाबायो राजपक्षे देश के राष्ट्रपति हैं। सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे हाल ही में वित्त मंत्री बनाए गए हैं और वह भी बिना चुनाव के। जो भाइयों में सबसे बड़े हैं चमल राजपक्षे, उनके पास सिंचाई और गृह मंत्रालय है। अगली पीढ़ी में पीएम महेंद्र राजपक्षे के बेटे नमल खेल मंत्री हैं। महेंद्र के बड़े भाई चमल राजपक्षे के बेटे शशिंद्र भी कैबिनेट मंत्री हैं। यानी खानदान ही श्रीलंका चलाता है। चीन ने इस परिवार को लालच दिया और कहा कि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी, हम आपको लोन भी देंगे, आप अपने यहाँ हमें काम करने दीजिए। भारत के ऐतराज के बावजूद और चेताने के बावजूद महेंद्र राजपक्षे चीन से दोस्ती गांठते रहे, नजदीकी बढ़ाते रहे। उसने $4.5 अरब से ज्यादा का कर्ज दे रखा है। श्रीलंका पर जो कुल कर्ज है उसका करीब 1/3 चीन का दिया हुआ है और श्रीलंका इसको वापस करने की हालत में है नहीं। वह तो कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है। चीन ने क्या किया ये सुनिए। एक पोर्ट है हम्बनटोटा, नक्शे में देखिएगा तो ये भारत के दक्षिणी हिस्से के नजदीक है। चीन ने हम्बनटोटा को डेवलप किया, उस पर जो लागत आई उसको श्रीलंका चुका नहीं सकता था, लिहाजा चीन ने कहा कि अब इसको मुझे लीज पर दे दीजिए। लीज का मतलब यह है कि 99 साल के पूरा इलाका चीन का हो गया। चीन इसको अपने नेवल बेस के तौर पर डेवलप कर चुका है। इसी तरीके से कोलंबो पोर्ट सिटी डेवलप करने पर चीन ने पानी की तरह पैसे बहाए हैं और यह भी हम्बनटोटा की तरह चीन का एक सेंटर हो जाएगा। हुआ ये कि जब कोरोना आया तो श्रीलंका में सैलानियों का आना जाना बंद हो गया। आमदनी का एक बड़ा जरिया खत्म हो गया। चाय की खेती पर भी इसका बहुत असर पड़ा। कमाई का जो दूसरा माध्यम था वह भी टूटा। कुल मिलाकर 2-2.5 साल में महेंद्र राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार, कोरोना के हमले, गलत नीतियों और आर्थिक मोर्चे पर बेहिसाब लापरवाहियों ने श्रीलंका को पटक मारा। जब इस स्थिति का रोना श्रीलंका सरकार ने चीन के सामने रोया और कहा कि कर्ज की वापसी में कुछ रियायत दे दीजिए, तो चीन ने मना कर दिया। श्रीलंका को चीन का असली चेहरा तब दिखा और उसने भारत से मदद की उम्मीद की। भारत ने फरवरी में वहां के विदेश मंत्री जीएल पेरिस जब 2 दिनों के लिए यहां आए तो 2 अरब 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद दी। अभी मार्च के आखिरी हफ्ते में जब बिम्स्टेक की बैठक श्रीलंका में चल रही थी, उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो गए हुए थे, तो उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबायो राजपक्षे और महेंद्र राजपक्षे को फिर से आश्वासन दिया कि श्रीलंका को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, भारत पूरा सहयोग करेगा इस संकट से निकालने में। भारत ने आज की तारीख में डीजल भेजा है ताकि श्रीलंका में गाड़ियां चल सकें। हमारे व्यापारी 40,000 टन चावल भेज रहे हैं ताकि वहां लोगों का पेट भर सके। इस रुख ने श्रीलंका की आंखें खोल दी हैं और चीन की नीयत समझा दी है। इमरान खान को मोदी के तेवर, उनकी हैसियत का तो बखूबी अंदाजा है, क्योंकि मोदी की आक्रामक नीति और सधी कूटनीति का नतीजा तो उन्होंने कई बार खुद महसूस किया है। चाहे वो 2-2 बार की सर्जिकल स्ट्राइक पर दुनिया का चुप रहना हो या 370 हटने के बाद भारत के साथ तमाम बड़े देशों का खड़ा रहना हो और मुस्लिम देशों का चुप रहना। असलियत तो ये है कि पैदाइश से पाकिस्तान का संकट ये रहा है कि वहां कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर सका है। अगर पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के 4 साल 2 महीने और यूसुफ रजा गिलानी के 4 साल 1 महीने का कार्यकाल छोड़ दें तो बाकी सारे प्रधानमंत्री 4 साल के भीतर ही निपट गए। संयोग यह भी है कि अब से पहले 3 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी अप्रैल महीने में ही गई। पाकिस्तान के दूसरे पीएम ख्वाजा निजामुद्दीन, मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी। इमरान खान ने खतरा टाला भले है, खत्म नहीं हुआ है और अप्रैल अभी शुरू हुआ है।
पाकिस्तान में विपक्ष ने संसद छोड़ी नहीं बल्कि अपना स्पीकर चुन लिया। अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक बेंच बनाकर बैठा हुआ है। सेना यह भले कह रही है कि वो न्यूट्रल रहेगी, लेकिन उसकी ऐसी फितरत है नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। वहां अगर कोई टांग फैलाकर सीना चौड़ा कर तख्त पर बैठता है तो आर्मी चीफ यानी कि जनरल, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं और वो सबको कंट्रोल करता है, कर सकता है। यही कारण है कि 4 बार पाकिस्तान के जनरलों ने चुनी हुई सरकारों को निकाल बाहर कर दिया और सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली। इस बार नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल में इन इल्जामात के बजाय अगर वो अपने गिरेबान में झांकें कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहा है, क्योंकि इमरान खान के जो हामी हैं वो एक पूरे मंसूबे के तहत इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराई जा रही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान अगर जा रहे हैं तो अपनी गलतियों, अपनी नाकामियों और अपनी कोताहियों की वजह से जा रहे हैं। इमरान खान अगर जा रहे हैं तो अपने उन झूठे वादों की वजह से जा रहे हैं जो उन्होंने नौजवानों से किए थे। पाकिस्तान में इमरान खान कुछ नया करने की कोशिश भले कर रहे थे, मगर उस बात को अंडरस्टिमेट कर गए कि वहाँ 2 खानदान हैं जिनकी सियासत में गहरी पैठ है, शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान। माहौल ख़राब करने और सरकार को हिलाने के लिए कारिंदे उनके पास बेहिसाब हैं और पाकिस्तान की फितरत से वे बखूबी वाकिफ हैं। वे इस गलत फहमी में भी आ गए कि आर्मी चीफ को रखने, हटाने या उसको हुक्म देने की हैसियत उनकी हो गई है और वे इस मुगालते में भी थे कि भारत की तरह वे भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की मर्जी के खिलाफ अपनी विदेश नीति तय कर सकते हैं। इमरान खान के लिए मोदी एक मिसाल थे कि वे जैसा कर रहे हैं वैसा इमरान भी कर सकते हैं, लेकिन अब मोदी उनके लिए एक सबक है, मैसेज है कि हर देश भारत नहीं है और हर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। पाकिस्तान फिलहाल हवा में उछली हुई गेंद है जिसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं। वह 6 भी हो सकता है और कैच भी बन सकता है। खेल बाकी। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।